तो अभी आप ईरान में देख रहे हो, क्योंकि मेरा वीडियो तो वैसे आता नहीं तो मैं पूरी डिटेल्स के साथ बनाता हूँ। तो ईरान में जो अभी उनके रईसी और प्रेसिडेंट और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको मारा गया है जिस तरीके से, तो ये एक रहस्यमय तरीके से मारा गया, क्योंकि जब वो गए थे अजरबैजान के साथ, तो अजरबैजान जो कि उससे पहले अजरबैजान के साथ स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट मिले थे, फिर उन पर हमला हुआ, फिर वो बच गए। तो उसका एक अलग कहानी है, क्योंकि अजरबैजान का आप देखोगे ना तो उसकी मैं काफ़ी दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था वहाँ के प्रेसिडेंट की। तो अजरबैजान, जैसे मैं बोलता रहता हूँ ना, हर कंट्री में एक ओलिगार्क होता है जो कंट्रोल करता है, तो उधर उसके सारी फैमिली जो ट्री है अजरबैजान का, जो इस समय प्रेसिडेंट है, उसी के पूरा अजरबैजान मतलब उसी के आसपास घूमता है। सारे बिजनेस भी उसी के पास है, और सारे का सारा जो पॉलिटिकल जो राइट है वो भी उसी के पास है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। और वो पूरी तरीके से, वैसे कहने को तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो पूरा का पूरा उन्हीं के साथ मतलब पूरी तरीके से मिला हुआ है। तो मिले तो वैसे सारे उधर टॉप लेवल पे, तो लेकिन उनका एक अलग ही सीन है, क्योंकि सारे बिजनेसेस, क्योंकि उसका टर्की के साथ भी अच्छे रिलेशन है अजरबैजान के, और आप जाओगे तो इसराइल के साथ भी उसके अच्छे रिलेशन है अजरबैजान के। तो आप जाओगे तो उसके साथ फिर ऐसे ही ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो भी वहाँ पे डैम का उद्घाटन करने गए थे। तो जबकि इजराइल जो कि एक बहुत बड़ा, जिसकी बहुत बड़ी पावर मानी जाती है, बहुत बड़ा वो माना जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इजराइल बहुत बड़ा ताकतवर नेशन है, तो वो हमले करता है, रिएक्शन करता है। तो ईरान ने इजराइल कंट्री पे हमला कर दिया था, स्ट्राइक मार दी थी, जो कि हाथ से पहले हुआ नहीं था, मतलब काफ़ी सालों में, क्योंकि जब युद्ध जीता था इजराइल ने 6 डे वॉर, उसके बाद किसी ने इतनी हिम्मत करने की करी नहीं, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट करा और फिर उसका जवाब भी दे दिया, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो ग्लोबल ऑर्डर जो चेंज किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड का, तो ये एक ड्रामेटिकली चेंज था, क्योंकि ईरान ने इजराइल पे स्ट्राइक करी, तो इजराइल का जवाब था कि वो रिटेलिएट करेगा, किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसकी जो एजेंसी है मोसाद और अमेरिकन एजेंसी के साथ, जो CIA के साथ उसका वो रहता है, तो कोलैबोरेशन अच्छा है। वैसे तो सारी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो इनपुट्स होते हैं वो आपस में, क्योंकि UK की है जो MI, ये सारे के सारे ना शेयर करते हैं अपने जितने भी इनपुट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ होता है कुछ अलग। तो जो इजराइल ने जो किया, क्योंकि इस पर पूरा का पूरा शक है, क्योंकि जब वो जा रहे थे, वापस आ रहे थे वहाँ से अपने देश में, तो वहाँ पे उस समय वेदर जो था, जो मैं वेदर तो बहुत पहले से वीडियो बना चुका हूँ, टेक्नोलॉजी कितनी हाई फाई हो चुकी है, और ये टेक्नोलॉजी तो 1970s में BBC ने दिखा रखी थी, हार्प जैसी टेक्नोलॉजी, जियो इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे कुछ नहीं था, एकदम वेदर एकदम क्लीन था, तो कुछ नहीं था। लेकिन जब वो वहाँ से वापस लौट रहे थे, अगले दिन ही पता नहीं क्या होता है, अचानक से वहाँ पे एकदम फॉग ही फॉग आ जाता है, बादल आ जाता है, जो कि सोचने वाली चीज़ ही नहीं थी कि अचानक से वेदर इतना चेंज कैसे हो गया। फिर उन पर वहाँ पे क्या हुआ, लेजर से हमला हुआ। लेजर पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था कि आने वाले टाइम में युद्ध होंगे और लेजर्स होंगे, लेकिन हम आज भी बंदूक की लड़ाइयाँ कर रहे हैं, या साइबर वाली होंगी। तो हमारे यहाँ पे कुछ इतना पता नहीं चलता, लेकिन जो अचानक से अटैक हुआ, और फिर आपको ये सोचना है कि वहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर थे, और 3 में से सिर्फ और सिर्फ 2 बच गए, और एक जिसमें प्रेसिडेंट थे और फॉरेन मिनिस्टर थे, और फॉरेन मिनिस्टर भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, वो जा जाके इधर उधर जाके हर कंट्री में जाके इजराइल के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे, हर जगह कुछ कुछ कर रहे थे। तो उन दोनों को रास्ते से हटा दिया, प्रेसिडेंट को हटा दिया, जिनका माना जा रहा था कि ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में आयतुल्ला बन जाए, जो कि पहले चीफ जस्टिस थे, लेकिन बाद में उनको एक खिताब दे दिया जाए, क्योंकि वो उनके सुप्रीम जो लीडर हो, तो उसके बेस पे चलता है। तो ईरान पे तो मेरे काफ़ी सारे वीडियो आ भी रखे हैं। तो ईरान को लेके इतना वो क्यों है, क्योंकि ईरान में अब जो होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कारण कुछ लोग बोलेंगे कि वो ब्रिक्स बैंक था, उसको लेके वो करना चाहते थे कि वो डी-डॉलराइजेशन करना चाहते, क्योंकि ये सारी दुनिया में चल रहा है डी-डॉलराइजेशन। जब किसी को नहीं भी पता था, तब मैं भी 2020 में बोला था कि डी-डॉलराइजेशन होगा, और ऐसा होने के, क्योंकि धीरे धीरे होगा, क्योंकि आप देख लो ब्रिक्स बैंक बन रहा है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि ऑल्टरनेटिव है, ये भी उन्हीं का बना हुआ है, रोथशाइल्ड का जो ब्रिक्स बैंक है, इसमें भी उसी का पूरा है। तो ये एक तरीके से आपको एक नया वो पकड़ा देंगे कि डॉलर की जगह अब ये आ चुका है, दुनिया चेंज हो गई, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, तो उसके नाम पे आपको ये ब्रिक्स बैंक बना देंगे कि ये हो गया, ये हो गया।
तो उसमें 5 मेजर कंट्री थे, तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि रूस वाले को भी खतरा है, पुतिन को भी खतरा है, जिनपिंग को, इंडिया वाले को, क्योंकि इंडिया दोनों जगह से अच्छे से तालमेल करा हुआ है। साउथ अफ्रीका को कुछ लेना देना नहीं है, ब्राज़ील का कुछ इतना कुछ नहीं, लेकिन जो इनका था ईरान का और रशिया का, इनके ज़्यादा वो रहते, क्योंकि इनको वार्निंग भी मिली रहती है कि यहाँ पे रिजीम चेंज कराना है, ये कराना है। तो ईरान की असल में कहानी क्या है कि ईरान में वो रिजीम चेंज हो नहीं पा रही, क्योंकि जब से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ या कुछ भी हुआ 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, तो उसके बाद ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सारी दुनिया में ना जो इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लाम का जो निज़ाम चलता है शिया और सुन्नी सेक्ट पे चलता है। तो जो शियाओं का जो लीडर है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान करता है। तो इंडिया में भी आप जाओगे तो 10% करीब ही शिया होंगे। तो शियाओं को एक वो डर रहता है कि हमारा जो लीडर है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो उनको नहीं यही सब करना पड़ता है कि शिया, मतलब वहाँ पर रेवोल्यूशन अमेरिका वाले इतना कर ही नहीं पाते, जैसे इंडिया में पूरा का पूरा कल्चर चेंज कर चुके हैं, सोशो चेंज, कल्चर चेंज। तो आप देखोगे इंडिया में सब मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, अब स्लेव किस तरीके से बन चुके, स्लेवरी का एंड नहीं हुआ, बस वो स्लेवरी के मॉडर्नाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन ईरान में अभी भी आप देखोगे वहाँ पे रेडिकलिज्म कट्टरता इतनी ज़्यादा है, जबकि आप अलग उसी के पड़ोस में जाओगे नेबरिंग कंट्री जो कि वो ओपन हो रहे हैं, बिल्कुल जैसे सऊदी अरबिया था वो बिल्कुल ओपन हो रहा है, वहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हो रहे हैं। हो सकता है बाद में सऊदी अरब में मियामी जैसा भी हो जाए कुछ महीनों बाद या कुछ साल में, तो होना ही हो वहाँ पे पूरा का पूरा कल्चर जितना भी मिडल ईस्ट है। लेकिन ईरान शिया कंट्री है, तो शिया कंट्री के होने के नाते उसे हमेशा डर लगा रहता है कि हमारी तो कोई आवाज़ सुनने वाला ही नहीं, हमने इनकी तरह कर दिया, हम इनकी तरह हो गए तो हमारी कौन सुनेगा, हमें तो कोई मानेगा ही नहीं। तो उनको उस चीज़ को रहता है, तो उधर हर कोई ना, मतलब कोई पपेट भी बना देना वहाँ पे आयतुल्ला टाइप उसे मार के, तो भी उधर वहाँ के लोगों में कोई दूसरा मुल्ला मौलवी आएगा और कहेगा नहीं नहीं ये अमेरिका द्वारा करा जा रहा है, इजराइल द्वारा करा जा रहा है, तो उनका वो रहेगा। लेकिन अभी जो हमला हुआ है उन पर पूरे ईरान की मीडिया का पिन ऑफ साइलेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अभी चुप हैं। अब इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा इजराइल को टारगेट करता रहता था। लेकिन ये एक आगाज से है, क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम चल रहे हैं बहुत सारी कंट्रियों में, यूएसए का होना, यूके का होना अभी बाकी है, इंडिया में रिजल्ट सबको पता है कि आने, क्योंकि इस तरीके से क्योंकि उनके बैठाए गए, तो हो सकता है क्योंकि ये ना बाहर की सिचुएशन तैयार करी जा रही है और इसके साथ ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से इसमें लाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके से इन्फ्लेशन का रेट बढ़ाना है और उसको इल्ज़ाम लगाना है, फिर रिसेशन, फिर वार, क्योंकि ये सब हो रहा है वार के कारण ये सिचुएशन आई। तो इस तरीके से, और 27 मई को पेन ड्राइव ट्रीटी हो जाएगी। तो पेन ड्राइव ट्रीटी आप समझ जाना मैं किसको कह रहा हूँ। तो उसके हो सकता है कि डिले कर दे कुछ महीनों बाद, लेकिन ये तो होके ही रहेगी। फिर आप पे जो सिचुएशन आएगी वो एक और खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने देखा था 2020 में किस तरीके से ट्रीटी लागू कर दी थी, आपके मुंह पे सबको लगाने के लिए कह दिया गया था। तो अब की बार जो जिसे कहा जा रहा है पेन ड्राइव, तो हो सकता है वो किसी भी चीज़ को बोल दे, जैसा अभी गर्मी बढ़ रही है तो आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएंगे, कहेंगे कि बाहर नहीं निकलना, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो चुका है, तो आपको बाहर नहीं निकलना, आपको वो आ जाएंगे, तो आप अलर्ट हो जाओगे। तो आप फ़ोन में देखोगे मैसेज आ चुका है, तो आप घर से बाहर वैसे भी नहीं निकलोगे कि अच्छा कुछ खतरा है, आपको लू लग जाएगी, आप सीवियर कंडीशन में जा सकते हो, आपका ये, तो आपको इस तरीके से मैसेज के थ्रू करा जा सकता है। या फिर बारिश आ रही है तो आपको पहले से अलर्ट कर दिया जाएगा कि इस तरीके का खतरा है। तो ये तो छोटा ये है, फिर और कुछ पलट आए ये, तो इस तरीके से आपको ये नए ट्रीटी में लाना चाहते हो और कोई इसका कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि और ये ऐसा नहीं कि यहाँ से हो रहा है, ये पूरा का पूरा W से हो रहा है। तो मैं वो बोलता हूँ हमेशा, वो की स्पेलिंग आपको अच्छे से बताए, तो मैं आज भी वो बोलना पसंद करूँगा। तो वो के द्वारा हो रहा है ये सारा का सारा काम, तो उसका कारण आप देखना कि कितना चेंज होगा, क्योंकि बाहर की जो सिचुएशन बना रहे साथ में ये कर रहे हैं और ये न्यू NW है। और आपको पता है मैं हमेशा बोलता रहता था यूनिवर्सल बेसिक इनकम आके रहेगी। तो आप देख लो सब पॉलिटिकल पार्टियों ने आपकी औकात कितनी लगाई है, 8,500 रुपये कोई आपकी औकात लगा रहा है, कोई 2,000 रुपये की औकात लगा रहा है, कोई 5 किलो राशन की औकात लगा रहा है, कोई 10 किलो राशन की औकात लगा रहा है। तो यही है आपकी औकात और ये इंसान की औकात है। तो यही यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। तो डैट तो आपको देंगे नहीं बोलेंगे, तो इसमें भी इनका एक अलग भी खेल चल रहा है। साथ में दूसरा खेल फैमिलिज्म का, उस पर मैं किसी और दिन भंडा फोड़ करूँगा। तो
फेमिनिज्म कितना बड़ा एक स्कैम और ये चल रहा है। तो लेकिन उसके नाम पे भी, क्योंकि आपको देख रहे होगे ना, सब पॉलिटिकल पार्टी आपको फ्री बेस की तो बातें कर रही है कि ये इसको इतना मिल जाएगा, इसको इतना मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से बेसिकली आपको घर बैठाने की पूरी तरीके से तैयारी करी जा चुकी है, क्योंकि आप जिसके पास लगा लो 8,500 रुपये भी आएंगे तो आप करेगा क्या बाद में। हो सकता है उसकी सिचुएशन अच्छी हो जाए, लेकिन वो ज़्यादातर लोग उसमें ये है कि वो, क्योंकि आज मैं जो बता रहा हूँ उसका कारण वही है कि जॉब्स दे ही नहीं सकते, मार्केट में इतनी क्रिएट ही नहीं हो रही, क्योंकि सारा काम एआई द्वारा करा जा रहा है और फास्ट तरीके से एआई आया जा रहा है, क्योंकि ऑटोमेशन पे होता रहेगा। तो सबको जॉब देना, प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के बस की बात भी नहीं है। तो इसलिए वो आपको बेसिक नीड के लिए आपके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे आप जिंदा रह सको और उनके लिए स्लेवरी कर सको नए तरीके से और मॉडर्नाइजेशन तरीके से। तो उसके लिए वो कर रहे हैं। लेकिन अभी तो ये वार की सिचुएशन खड़ी करी है, तो इस पे आता हूँ, क्योंकि WW3 पे जो 24 फरवरी रशिया यूक्रेन का जो ड्रामा चल रहा है, उसके बाद इजराइल हमास, क्योंकि आपको ये याद रखना कि इजराइल पे जितने भी अटैक हुए थे वो सारे के सारे शिया मुल्क ही कर रहे थे, चाहे हमास का हो उसकी मदद कर रहा था, और सामने जो लेबनान है जहाँ का मतलब पहले RBI का वहाँ का गवर्नर जिस तरीके से उसने घपला करके भागा था, फिर वहाँ पे देखो हिजबुल्ला उसको सपोर्ट कर रहा था ईरान। तो हर तरीके से ईरान का बीच में वो आ रहा था। और मैंने गल्फ की सिचुएशन बताई थी, गल्फ में कुछ क्राइसिस होगा तो इंडिया में कितना बड़ा होगा। ताइवान पे आप देख रहे हो, ताइवान पे क्योंकि जो बताया था $75 बिलियन इन्होंने ताइवान को दिया है और इसको दिया था, यूक्रेन को दिया था। तो उसकी आप देख लो, और इजराइल को, तो उनके बेस पे आप देखो ताइवान का नया राष्ट्रपति चुन के आगे और चीन को धमका रहा है। तो किस तरीके से वार पूरी दुनिया में लादना चाहते हैं, सब जगह पूरी जगह वार। अभी इंडिया का ऐसा कोई रोल नहीं है कि इंडिया को वार में आना चाहिए, इंडिया लड़ेगा, लेकिन वो सबको पूरी दुनिया को घसीट देना चाहते हैं। इंडिया उस समय शायद इस समय वार में तो शामिल होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में वार होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया, लेकिन इंडिया को इनको भी बनाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल, यहाँ पे चलते रहे जैसे चाइना चल रहा है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग का वो बनाना चाहते हैं हब, लेकिन स्लेव तरीके से। क्योंकि आप देखोगे ना, जापान को देख लो, जापान में क्या है कि आप हर किसी पे ना वर्क लोड है, तो जापान जैसा आप देखने में लगेगा काफ़ी मॉडर्न है ये है, लेकिन जापान के वहाँ के लोग 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं। वहाँ पे कोई यूनिकॉर्न खुद के कितने स्टार्टअप है, वो बात अलग है। सारे के सारे मजदूर लोग हैं एक तरीके से बस, लेकिन उन्हें लगेगा कि हम मजदूर नहीं है। ऐसे वो इंडिया को बनाना चाहते हैं, इंडिया साउथ कोरिया इस टाइप की कंट्री बन जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे कोई नहीं है, बस सब दूसरों के लिए काम करेंगे और काम कंपनियों के लिए करेंगे, कंपनियाँ ऑपरेट होगी बाहर की, और इंडिया की भी होंगी, क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप कोई निठल्ला मतलब पढ़े लिख के गुलामी करते हैं। तो जैसे कुछ लोग पहले बिना मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के बिजनेस खड़ा कर दिया, आप देख रहे हो ना धीरू अंबानी इस टाइप, तो चाहते ही नहीं है कि इस टाइप के लोग बाद में और खड़े हो जाए। तो चाहते पढ़ेगा लिखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी गुलामी करेगा, इतना बड़ा लेवल पे नहीं आएगा कि हाँ भाई हमको भी कभी कभार आंखें दिखानी पड़ जाए। तो इसको इस लेवल का नहीं चाहते, तो पूरी तरीके से इन सबको कवर अप करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो पूरे दुनिया में यही चलेगा अभी कुछ सालों में, 2025, 26, 27 तक तो ये पूरा का पूरा होने पूरी दुनिया का नस्ता नबूद। उसके बाद फिर देखते क्या होगा, क्योंकि बाढ़ की सिचुएशन तो लाने पे लगे हुए हैं। क्योंकि अभी अगर किसी गलती से भी ईरान ने इजराइल पे स्ट्राइक मार दिया, कुछ रिटेलिएट कर दिया, यमन ने कर दिया, तो फिर उसका जवाब फिर इजराइल लेगा। फिर पूरा का पूरा जो हिस्सा है जो मिडल ईस्ट का, वहाँ पे एक क्राइसिस आएगा। तो फिर वहाँ पे जो इमिग्रेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे इंडियन ही रहते, तो इंडिया में लोग भाग के आएंगे, तो इंडिया में ला ही नहीं सकते इतने लोगों को। तो फिर क्राइसिस तो सारी दुनिया में आना है। फिर सीखते, क्योंकि इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी प्राप्त वहीं से होता है, मिडल ईस्ट से, मतलब वहाँ पे काम करने जाते तो इंडिया में रेमिटेंस आता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे।